नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। टेस्ट इज बेस्ट। टेस्ट देते रहिएगा, ऐसा मेरा हमेशा से निवेदन रहा है। जो जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही सफलता में जो अनुपात है वो बढ़ जाएगा। तो 19वां टेस्ट लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। फिर है कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है। तो बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। वर्ष 2019 से पहले तक उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश थे। अरे नहीं नहीं नहीं, 2019 से पहले तक तो उसमें 31 न्यायाधीश थे। 200 जो 34 जो न्यायाधीश हैं वो आज के दिन है। तो 2019 के बाद से 34 न्यायाधीश है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो भाई गलत है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये जरूर लिखा हुआ है कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश खुद की नियुक्ति कैसे होगी इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही नहीं है, ना तो एक और ना दो, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 तक 31 न्यायाधीश थे और 2019 से अब वर्तमान में 34 न्यायाधीश है। ये कह रहा 2019 से पहले तक, तो ये पहला स्टेटमेंट भी गलत। और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि है वो वृद्धि संसद करती है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लेता है। बिल्कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा और सुप्रीम कोर्ट का किसी अन्य जगह पर कोई बैठक आयोजित करनी है तो ऐसा मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। पहला स्टेटमेंट सही। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान का अनुच्छेद 126 ये कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही यानी सी, दोनों सही यानी सी। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? एक बार फिर सही है पूछा गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, अनुच्छेद 130 में लिखा है कि दिल्ली के अलावा भी कहीं अन्यत्र स्थापित किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। तो पहला गलत है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो जहां जहां पहला है वो हो नहीं सकता, यानी ए तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ भी है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में, 139 में ये सब बातें लिखी हुई है। 138 में लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर और पावर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को। तो स्टेटमेंट थर्ड भी सही है, यानी 2 और 3 दोनों सही है, यानी आंसर बी, आंसर बी। निम्न में से विवादों की कौन सी एक कोटि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं की जाती है? शामिल नहीं की जाती है। पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहां उल्लेखित है? अनुच्छेद 131 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 131 में उल्लेखित है। क्या कहता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है?
ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता, कौन से? दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र सरकार का राज्य के साथ विवाद, केंद्र सरकार के साथ कोई राज्य सरकार और सामने खूब सारी राज्य सरकार के साथ विवाद हो, तो ऐसी स्थिति में उन मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसा अनुच्छेद 131 में लिखा हुआ है। तो भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच बिल्कुल, एक दूसरे के मुकाबले में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच बिल्कुल, दो या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच ना ना ना, निवासियों से हमको कोई मतलब नहीं है भाई। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो 3 पॉइंट नहीं आएगा, ये जो सी पॉइंट है वो नहीं है भाई। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ अनेक राज्य सरकारें, बिल्कुल ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो तो उनके मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन वहां के निवासियों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। और ये पूछ रहा शामिल नहीं है, तो आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, निम्न प्रकरणों की श्रेणियों में से किस किस में भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है? ओके, जरा देख लेते हैं। कानून और तथ्य की किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में, बिल्कुल भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 ऐसा कहता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो ये राइट दिखाई दे रहा है। संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए प्रकरण, बिल्कुल भारतीय संविधान में जो बातें लिखी हुई है उस संदर्भ में संविधान निर्माता क्या चाह रहे थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए प्रकरण, बिल्कुल। सामान्य महत्व के और विधि के सारवान प्रश्नों से जुड़े हुए प्रकरण, सामान्य महत्व अभी देखते हैं। ऐसे किसी प्रकरण में जहां कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, बिल्कुल कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। इस प्रकार के मामले सुनता ही सुनता है। और ये जो बात लिखी हुई है, कौन सी? ये जो बात लिखी हुई है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न, बिल्कुल ऐसा अनुच्छेद 132 में लिखा हुआ। ऐसा कोई प्रश्न जो सब्सटेंशियल प्रश्न है उसकी भी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। चार तो ऑप्शन में नहीं है। 1 2 3 एंड 4, यस सी। 1 2 3 एंड 4 यानी सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा एक भारत के उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का अपीलेंट जुरिस्डिक्शन 132 में है, 133 में है, 134 में है, 134 ए में भी है और 135 जो फेडरल कोर्ट की बात करता है। सिविल मामले बिल्कुल है, आपराधिक मामले बिल्कुल है और संवैधानिक मुकदमे, बिल्कुल ऐसा कोई भी मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अपील की गई है कि भाई जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला, ए सही है। संवैधानिक मुकदमों में की गई अपील है, बिल्कुल ये बात तो सही है। संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, सही जो आंसर है सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमे। और ये बात आपको स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 में दिखाई देगी, यानी इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भाई, देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या सही है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार क्षेत्र रखता है? नहीं, उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। उच्चतम न्यायालय के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। तो केवल लिखते ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है? नहीं, ये भी बात से गलत है। केवल लिख दिया परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, कहां जाएगा? तो ये भी गलत है। ये केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत बात है। मूल अधिकारिता कहां जाएगी? ये मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री, बिल्कुल अनुच्छेद 131 के तहत मूल आ जाएगा, 132 से लगाकर 135 तक अपीलीय आ जाएगा
और 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आ जाएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है डी। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या है? डी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करेगी। इनिशियल स्टेज में हमारे यहाँ न्यायाधीश 18 थे, फिर संख्या बढ़ी, 21 हुए, फिर 26 हुए, 26 से 31 हुए और वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो संख्या है वो 34 है। तो संख्या में वृद्धि करती है संसद, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। प्रश्न का आंसर हो गया सी। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए 5 रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 याचिकाएं जारी करने का पावर देता है और प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ही है। पहला स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 24 अप्रैल 1973 को आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये बात कही। तो बी भी सही है, दूसरा भी सही है। और कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो 1 व 2 दोनों सही है, यानी इसका आंसर है सी। 1 व 2 दोनों सही, सी। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर टालना है कौन सा कथन सही है। विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। बिल्कुल संविधान पीठ का गठन होता है उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल ये बात सही है। संविधान पीठ का गठन होता है। अनुच्छेद 145 में ऐसा लिखा हुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसमें विधि का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, देन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन, भत्ते, पेंशन सब भारत की संचित निधि से दिया जाता है और ये भारित होते हैं। और आप जानते हैं भारित का मतलब है जिस पर संसद बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी, 1 व 2। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? भारत में न्यायपालिका सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, साउंड पोजीशन में है स्वतंत्रता के संदर्भ में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार करना होता है। बिल्कुल ऐसा अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है और अपने को सही निकालना है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को संसद हटाती है। संसद के किसी भी सदन में इस संदर्भ में प्रस्ताव लाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश हटाने के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला एकदम सही है। तो आंसर हो गया केवल 1 यानी ए। इसको थोड़ा ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है? ये तो रिपीट हो गया, तीनों ही है। अनुच्छेद 132 में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामले, सिविल मामले और दांडिक मामलों में अपील सुनेगा। 133 सिविल मामलों की बात करता है और 134 दांडिक मामलों की बात करता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया डी, 1, 2 और 3। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। लीजिए, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
जरा देखते हैं। राष्ट्रपति कानून तथा तथ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 143 की डिमांड है। बिल्कुल सही बात है। यदि उच्चतम न्यायालय से कोई राय मांगी जाती है तो वो राय देना अनिवार्य है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय से कोई राय मांगी जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वह राय दे ही दे। हाँ, स्वतंत्र संविधान के लागू होने से पहले का कोई इशू है तो फिर राय देनी पड़ेगी, यानी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात सही है। इसमें तो पूछा है सही कथन को छांटिए, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। सही तो 1 और 3 ही है। हाँ, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। 2 इसमें गलत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए सही है। उसके पास भारत के किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। बिल्कुल बात सही है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है अपील। उसके पास परामर्शकारी सहायता देने की शक्ति है राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में। बिल्कुल, अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है। इसके क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालयों पर बाधित है। बिल्कुल है, ऐसा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो प्रश्न क्या है, कौन सा सही है? उनके पास भारत के किसी भी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है, सही। दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो प्रश्न का आंसर है सी, सभी न्यायालय पर बाध्यकारी है। ये बात भी आप ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये अपने को टालना है। देखिएगा जरा, अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपको अचंभा वाली बात लगेगी। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है, ये बात अनुच्छेद 137 में लिखी हुई है। बिल्कुल लिखी हुई है। लेकिन इस संदर्भ में जो रूल्स रेगुलेशन है, कब अपने निर्णय की समीक्षा करेगा, कितनी अवधि में करेगा, इसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, इस बारे में अनुच्छेद 145 में ये बात लिखी हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले में भी उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की पावर दे सकती है। अनुच्छेद 138 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में संसद वृद्धि कर सकती है, और 139 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी उनकी जुरिस्डिक्शन में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा भी सही है, और प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अनुपस्थित रहने के दौरान लिखना चाहिए था भाई, दौरान, अथवा अपने कार्यालय कर्तव्य के अनुपालन में असमर्थ हो तो उसके कार्यों का अनुपालन किसके द्वारा किया जाएगा? इसके लिए हमको सहारा लेना होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 का, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे भाई, मुख्य न्यायाधीश थोड़ी करेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, बिल्कुल भी सही है। ये बात अनुच्छेद 126 में लिखी हुई है। दूसरे ऑप्शन को देखने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। इसका आंसर है बी। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, 1993 का ये मामला था और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया, और एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस
इस कॉलेजियम के मेंबर होंगे। इस प्रकार का सिस्टम अस्तित्व में आया और ये 1993 में अस्तित्व में आया। ये बात बिल्कुल सही है। संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में ऐसा लिखा हुआ है। संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। आंसर है सी, आंसर है सी। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम की अनुशंसा राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कॉलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करने के लिए जो व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था का नाम है कॉलेजियम। 1998 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से जो रेफरेंस लिया गया, उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति कॉलेजियम की अनुशंसा को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। बिल्कुल 1998 में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। पहली बात सही है। कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं। यह सिस्टम भी 1998 से ही अस्तित्व में आया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पहला और दो दोनों सही। नेक्स्ट देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम। न्यायाधीश जांच अधिनियम कब का है? 1968 का बना हुआ है। न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। न्यायाधीशों को हटाने हेतु प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। बिल्कुल, ये बात न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में ही लिखी हुई है। दूसरी बात, न्यायाधीशों को हटाने के लिए जिस महाअभियोग शब्द का प्रयोग किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में ही किया गया। पहला स्टेटमेंट सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाअभियोग प्रक्रिया का नियमन करता है। बिल्कुल है, काफी हद तक संविधान में लिखा हुआ, कुछ बातें 1968 के एक्ट में लिखी हुई है। प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को पूर्व सूचना देनी होती है। बिल्कुल, जिससे कि वह अपना पक्ष रख सकते हैं, वो खुद आ सकते हैं या अपने किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। वी रामास्वामी के मामले में कपिल सिब्बल को भेजा था और सौमित्र सेन वाले मामले में खुद सौमित्र सेन आए थे। तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर हुआ डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) का संबंध है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने से। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 127 में है, इसलिए यह है नहीं। न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है, यह है नहीं। इसके तहत न्यायाधीशों को हटाने की विधि का उल्लेख बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? सी इसका आंसर हुआ। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, एडवोकेट्स लिखा हुआ है, एडवोकेट्स है, ये एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 2015 के मामले में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? 99वां संविधान संशोधन किया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको बदलने के लिए, या अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको बदलने के लिए। इसके तहत 124A, 124B, 124C नाम के अनुच्छेद जोड़े गए। उसी के बारे में प्रश्न है। हाँ, 99वां संविधान संशोधन इसके द्वारा रद्द कर दिया गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी संविधान संशोधन को कंप्लीटली रद्द किया गया। ए, इस निर्णय के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। बिल्कुल, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था खत्म कर दी गई। इस निर्णय के द्वारा वापस स्थापित की गई। इस निर्णय के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में नई व्यवस्था, अरे मोरेडम नहीं है, मेमोरेंडम है। क्या करते हैं? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम और प्रोसीजर व्यवस्था स्थापित की गई। बिल्कुल सही है। इसका आंसर 3 भी सही है। तो तीनों ही सही है भाई, 1, 2, 3। बिल्कुल इसका आंसर है डी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही।
99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं। मूलतः 121वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये मोदी जी की सरकार के द्वारा अगस्त 2014 में लाया गया, 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना का उल्लेख है। मुख्य न्यायाधीश इसमें अध्यक्ष बनाए गए, जबकि 5 अन्य सदस्य रखे गए। 124A में यही था। ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंतर्गत विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई। बिल्कुल ठीक है। 124C में यही था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण के संदर्भ में अनुशंसा करने का कार्य दिया गया। बिल्कुल 124B में यही उल्लेखित है, यानी तीनों आंसर डी 1, 2 और 3 अनुच्छेद जोड़े गए और तीनों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख यहां पर किया गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओहो, मैच कीजिए, कर लेते हैं मैच। 130 में क्या है? वैसे एक अगर अनुच्छेद पता है तब भी आप आंसर पता कर सकते हैं। 130 में क्या? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, स्थान है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहीं और स्थापित कर सकते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर सके। ए में ये ए सही है भाई। 136 में क्या? SLP स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष प्रकार की याचिका का उल्लेख बिल्कुल 136 में। जब सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दे हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में आपको SLP डालने का अधिकार है। 133 में सिविल मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध, ये भी सही है। 134 फौजदारी मामलों में हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो चारों ही सही है, 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इनके आगे नंबर लगाने चाहिए थे, नंबर लगाया नहीं, तो आप थोड़ा सा देख लेना इसको। 1, 2, 3 और 4 चारों ही इसमें सही है। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और पेंशन का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति नहीं करते हैं भाई, संसद करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 को देख लीजिएगा, अनुच्छेद 125 को देख लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दूसरा, उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है, बिल्कुल की जाती है, अनुच्छेद 133 के तहत की जाती है भाई। तो 2 सही है, केवल और केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 ऐसा कहता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करता है। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, बिल्कुल। मास्टर ऑफ रोस्टर होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करेगा, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्थान है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील की बात करता है और 134 फौजदारी मामलों में अपील की बात करता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं, यानी प्रश्न का जो आंसर है वह है डी। इस बार पेपर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको पूरा पसंद आएगा। पेपर अटेंड करते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।